हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको प्रतिदिन लाइव क्लासें दी जाती हैं और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक को विस्तार पूर्वक हर एक लाइन को 3D एनिमेशन की हेल्प से समझाया, बताया और आपको प्रैक्टिकल कराए सिखाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आपके ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में हमको ये भी सूचना बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको लाइव आपकी क्या होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं और सिखाए जाते हैं, जो कि आपकी किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं सिखाए जाते। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं को किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं और उसके छोटे छोटे पहलुओं के बारे में सिखाया जाता है। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके हर एक पहलू के बारे में समझते हैं। तो हम अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। उसके पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर हमने पादपों में श्वसन से संबंधित क्रैब साइकिल पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्रैब साइकिल पढ़ी थी। आज हमको उसी के आगे ये प्रोसेस पढ़नी है और उसके बारे में जानना है। तो जैसे ये आपकी क्रैब साइकिल दी गई, क्या दी गई है? क्रैब साइकिल के हमने अलग अलग पहलुओं के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, कितने चरणों में होती है, कहाँ पर होती है। तो अभी तक अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है तो लास्ट क्लास की वीडियो आपकी पड़ी हुई है, वहाँ से प्लेलिस्ट क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक एक्सप्लेनेशन, वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जा करके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हमको एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी के अध्याय 14 में हमको पादपों में श्वसन से संबंधित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ETS चक्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ETS चक्र के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अर्थात फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें आपका ATP का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से, कितने चरणों में ये प्रोसेस होती है। तो जैसे हमने सबसे पहला था आपके पिगमेंट सिस्टम, फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम, सेकंड प्रकाशिक ग्रहण अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आपकी प्रकाशिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। उसके पश्चात आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था? साथ साथ ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था कि उसका अंतिम उत्पाद जो था आपका पायरुविक अम्ल बन रहा था। क्या बन रहा था? आपका पायरुविक अम्ल बन रहा था। पायरुविक अम्ल के पश्चात हमने कैल्विन साइकिल पढ़ी। कैल्विन साइकिल बाद आपने TMC साइकिल, क्रैब साइकिल पढ़ी। अब ये हमने देखा कि ये सभी कहाँ पर हो रहे हैं? आपके किसी कहीं पर क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव के आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये आपके पूरी तरह से कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के हो रहा है। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो ये किस प्रकार से होती है, कैसे इसका स्टोरेशन होता है, इसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक सामने जरूर रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप और उसको बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर अपने सामने रख लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है उसे आप यहाँ पर अंडरलाइन, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या दिया गया है, आपका डायग्राम दिया गया है। इसी प्रकार हम अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। क्या है आपकी ये एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर ये दी गई है। तो इस एनसीईआरटी बुक की हेल्प से हम इसको समझेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है और इसके बारे में। तो हम अपना क्या कर लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं और इसको समझते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण, सांस श्वसन प्रक्रिया के अगले चरण में NADH प्लस हाइड्रोजन आयन तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चलता जाता है। पानी का निर्माण होता है
यह उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अर्थात ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपके मुख्य रूप से जैसे अंतरझिल्ली का अवकाश और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली और अधात्री माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, ये इसका डायग्राम दिया गया है। इसे हम अभी 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे तो वहाँ आप और इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आप अपनी NCERT बुक ले लें और सामने रखें और उसको जहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे आप क्या करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपना मार्कर ले लेते हैं और इसको लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि जो उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। कहाँ पर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग होता है जिसे हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं और ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक अंगक होता है, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है, जिसकी खोज की अगर हम बात करें या नाम की हम बात करें तो अल्टमान ने इसका क्या दिया था, आपके नाम दिया था। इसकी खोज किसने की थी, आपके कोलिकर ने की थी। झिल्ली पर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूवी क्यूनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूवी क्यूनोन अपचयित समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो कि सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीनिक के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। यह अपचयित यूवी क्यूनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 5 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेटेड कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A और आगे समझते हैं। यहाँ पे ये आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड ये दिए गए हैं। तो इनको हम 3D इमेजेस के माध्यम से ये समझेंगे तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जिसमें साइटोक्रोम A जब और A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आपके 2 तांबे का केंद्र बना हुआ, तांबे की धातु उपस्थित होती है जो इसे तांबा केंद्र कहती है। तो इसके बारे में समझते हैं। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स फोर्थ से द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5th से युग्मित होकर ADP व अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दी गई है। जैसे एक NADP, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, NADP के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने आपके 3 ATP, कितने आपके 3 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि एक FADH2 का एक अणु से ATP के 2 अणु का निर्माण होता है। अर्थात आपके एक FADH2 से आपके 2 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि सांस की श्वसन की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से H2 को मुक्त कर
पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है। सांस में इसी प्रकार की ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है। सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और आगे समझते हैं यहाँ पर कि और आगे जैसे यहां पर झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटक F0 व F1 से बनते हैं। F1 शीर्ष परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, जहां पर अकार्बनिक फास्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 4H आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 में होकर अधात्री की ओर गति करते हैं, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर अब इसको हम अपनी 3D इमेजेस के माध्यम से समझते हैं और इसको आप देखिएगा कि किस प्रकार से इसमें ये पूरी प्रोसेस होती है। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी होती है। तो इसे आप लाइन बाय लाइन समझिएगा कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो किस प्रकार से आपके एक NAD से आपका क्या बनता है, NADH का। अब चूंकि ये पूरी प्रोसेस आपके कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। कहाँ पे हो रही है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके 3 स्तर होते हैं। जो आंतरिक निचला हिस्सा दिया गया है वो क्या कहलाती है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। और ऊपर क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है आपकी, क्या होती है, अवकाश। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे क्या दिया गया है, NAD जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपकी क्रैब साइकिल चलती है, उसकी प्रक्रिया के दौरान आपके किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप इसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कि आपके जैसे हमने पढ़ा कि NAD से आपकी कितने ATP का निर्माण होता है और किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में आपके 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें सबसे पहले आपके NAD डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम्स B1 साइटोक्रोम BC का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे आपके कॉम्प्लेक्स 4th कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहले NADP से 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें अपचयित होकर के FAD2H बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, F2DH का, जिसमें आपके इसके लिए कोएंजाइम्स Q क्या होते हैं, भाग लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें, कोएंजाइम्स Q भाग लेते हैं। और साथ में यहाँ पर आपका NAD से FAD बन जाते हैं। कोएंजाइम्स को हाइड्रोजन आयन मुक्त कराते हैं। क्या कराते हैं आपके, जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होकर के ये माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर चले जाते हैं, मैट्रिक्स में चले गए। ये कहाँ पर चले जाते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एक आयरन क्या होता है आपका, लौह प्रोटीन होता है, जो कि आपके साइटोक्रोम B1, किसको आपके, साइटोक्रोम B1 और साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आपके स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3, ये मुख्य रूप से आपके क्या करते हैं, इनके ऑक्सीजन परमाणुओं को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जो कि हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के आपका क्या करते हैं, जल का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे देखते हैं, ये प्रक्रिया कंटिन्यू क्या होती रहती है, आपकी चलती रहती है, क्या होती रहती है, आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, जिसमें आपके हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर के क्या बनाते हैं, आपके एनर्जी अर्थात एटीपी का संश्लेषण करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, जिसके लास्ट में आपका क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस दी गई है आपकी लोअर कंसंट्रेट से हायर कंसंट्रेट से आपके हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेशन होता है, और लास्ट में आपकी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशीकरण ये आपकी यहाँ पर होगी, जहाँ पर आपका एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस अर्थात श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान आपके कितने 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना निर्माण होता है आपका, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके जो बाहरी परत होगी उसमें F0 कंपोनेंट्स और F1 कंपोनेंट्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात F0 जो कंपोनेंट्स हैं इंटरनल प्रोटीन, ये आयरन मॉलिक्यूल्स अर्थात ये आयरन सम ग्रुप्स होते हैं, जो कि इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं उसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जिसमें आपकी एडीपी फास्फोरस से क्रिया कर आपके क्या कर लेती है, एटीपी का फॉर्मेशन करती है। और आगे समझते हैं, यहाँ पर जैसे क्या क्या दिया गया है कि जो आपकी साइटोक्रोम हमने जैसे पढ़ा कि आपका साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ए और ए3, ये आपका NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और FADH2 के लिए आपके 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एटीपी जो आती है वो आपकी कहाँ से सिंथेसिस हुई, जैसे आपके अंतिम चरण जो होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशनीकरण के दौरान यहाँ पर आपके एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है, और उन 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब हो करके आपके क्या करते हैं, जल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बता सकते हैं, जिसमें एक फास्फेट बंध टूटने से लगभग आपकी 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये बता सकते हैं कि एक फास्फेट बंध के टूटने से आपके कितनी ऊर्जा मिलती है, लगभग आपके 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब जिससे इसकी हम सारणी देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन था उसकी लगभग टोटल नेट एटीपी जो होती है वो टोटल कितनी बनती है। तो ग्लाइकोलिसिस की देखें, क्रैब्स साइकिल की देखें, तो यहाँ पर आप क्या क्या बता सकते हैं। अब चूंकि जैसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई जो आपकी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में हुई, कोशिका द्रव्य में हुई, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हुई वो कहाँ पे हुई, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्थात जो क्रैब्स साइकिल भी आपकी जो होगी वो कहाँ पर होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। कहाँ पे होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट, पायरूवेट से एथेनॉल, आपका लैक्टिक और क्रैब्स साइकिल से लगभग जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लगभग आपके 38 एटीपी, कितने एटीपी, आपके 38 एटीपी का निर्माण होता है, तथा जीवों की कोशिकीय श्वसन के भोज निर्माण होता है। जैसे आप एम्फीबॉलिक पाथवे, कार्बोलिज्म और एनाबॉलिज्म दिया गया है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और इसमें भी क्या होती है, आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सिंपल सब्सटेंस होते हैं और आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। तो इसको आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में ये क्रैब साइकिल होगी जो कि कहाँ पर होगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स अर्थात अंदर बाहर तीनों सतह पर ये प्रॉपर रूप से, कॉमन रूप से होती रहती है। अब रिस्पायरेटिव सब्सटेंस क्या क्या है, जैसे फैट, प्रोटीन्स में प्लांट्स में ही होंगे। आपके ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं,
कि किसमें कौन सी प्रोसेस में क्या क्या बनते हैं, कौन से एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल को करने में मदद करते हैं। ग्लूकोज जो विघटन होता है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के दौरान होता है। तो ये सभी चीज़ें आप बता सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे आपका दिया गया है जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिससे PgAl का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्लूकोज में आपका क्या बना, ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से अंतिम उत्पाद क्या बना, पायरुविक अम्ल बन गया। इसी प्रकार जो फैटी एसिड है वो को एसिटिल एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपकी क्रेब्स साइकिल में ये क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये बता सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसी प्रकार आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का अपघटन अमीनो एसिड में होता है। किस में होता है, आपका अमीनो एसिड में होता है। अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं, पायरुवेट अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये बता सकते हैं। इतने में किसी को डाउट, अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ पर भी कोई भी अगर समस्या आती तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप्स, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। बेशक हम आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो और आगे समझते हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे में एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस के दौरान आपकी अगली प्रोसेस में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए हैं, प्रोटीन दिए गए हैं, तो ये एक तरह की क्या होते हैं, आपके सब्सटेंस होते हैं जो PEP, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। PEP का पूरा नाम क्या बताएंगे, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सैट्रिक एसिड जो साइकिल जैसे हमने पढ़ी थी कि उसमें एसिटिल को एंजाइम्स की उपस्थिति में जो कि क्या बनता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि कोएसिटिल एंजाइम जो है वो आपके सिंथेसिस जो करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसके बारे में देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि आपका एरोबिक जो रिस्पायरेशन होगा उसमें आप किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसको समझते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, पायरुवेट जो अम्ल है वो कहाँ से बना आपका, मुख्य रूप से जैसे हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बना। जो एसिटिल कोएंजाइम्स, ये आपके अमीनो अम्ल फैटी एसिड से बना। फैटी एसिड जो आपके, फिर ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो इसमें क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। क्या बनता है आपका, सिट्रेट बनता है। सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेट अम्ल का, फिर सक्सिनल कोएंजाइम्स और मैलेट अम्ल और आपका ऑक्सीलेटेड अम्ल का फॉर्मेशन होता है। तो ये बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके आगे जैसे देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और ये साइट्रिक एसिड। तो रिस्पायरेटरी पाथवे में हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म और आपकी एनाबॉलिज्म, दोनों प्रक्रियाएं आपकी क्या होती हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे में कंप्लीटली जाके होती हैं। जैसे कोई आपकी एनिमल सेल्स है, उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। क्या होगा आपका, एरोबिक अर्थात ऑक्सीशोषण होगा, जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाएगी, रिलीज की जाएगी।